चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आज एडमिन वन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, जो कि ओरेकल एडमिन वन क्लास है। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे ओरेकल का आर्किटेक्चर, ओरेकल का इंस्टेंस। अब आप लोग सोच रहे हैं ओरेकल इंस्टेंस क्या है, तो इस पिक्चर को गौर से देखें। इस पिक्चर में आपको एक लकीर नजर आ रही है ब्लैक कलर की। जो ब्लैक कलर से ऊपर है वो आपके रैम का एरिया है। ठीक है, याद रखें ये रैम का एरिया। जो ब्लैक पट्टी से नीचे है वो एरिया आपका हार्ड ड्राइव का है। ठीक है, वो आपका HDD हो या आपका SSD हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो नीचे देखो क्या लिखा है उसमें, फिजिकल है। आपको पता बता रहा है कि ये नीचे जो है वो फिजिकल फाइल्स होंगे जो आपको नजर आएंगे, और ये वर्चुअल है, ये आपको नजर नहीं आएंगे। ये रैम में लोड होंगी चीज़ें। जितने भी ऊपर का पार्ट है रैम का पार्ट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट असल डेटा पड़ा होता है डिस्क के ऊपर। उनकी पूरी प्रोसेसिंग जो होती है, एग्जीक्यूशन वगैरह जो होता है, वो आपके रैम में होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं यार डायरेक्टली ड्राइव से क्यों नहीं, रैम से क्यों? ठीक है, मैं माइंड में यही बात आ गई कि रैम से ही क्यों, डायरेक्ट स्टोरेज से क्यों नहीं? जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का यही उस्लूब है, आपका डेटा स्टोरेज पे पड़ा होता है। प्रोसेस करने के लिए उसको प्रोसेसर चलाता है, आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट कभी भी स्टोरेज से उठ के डेटा प्रोसेसर में नहीं जाता, वो मेमोरी में लोड होता जाता है और मेमोरी से आगे प्रोसेसर को देता जाता है डेटा। ठीक है, अब मेमोरी में जब डेटा पहले लोड होता है तो उसके जो चंक्स जो होते हैं, टुकड़े जो होते हैं, जब प्रोसेसिंग के लिए जा रहे होते हैं तो बाकी उसकी जो पोर्शन जो वेट कर रहा होता है जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरा, लेट सपोज आपका प्रोसेसर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो जो पोर्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी जितनी स्पीड होगी उतना ही करेगा ना। अब आपका प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होने होते हैं, एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। आप विंडोज़ में कभी साइड में गेम, कभी MP3 प्लेयर भी साइड में प्ले किया होता है, गेम्स खेल रहे हैं, MP3 सुन रहे होते हैं, 2 टास्क चल रहे होते हैं, तो प्रोसेसर दोनों की प्रोग्राम को एग्जीक्यूट बैकएंड पे कर रहा होता है। ठीक है, अब बात आती है कि पूरा का पूरा जो है गेम तो लोड नहीं होता। गेम 80-90 GB की होती है, रैम आपकी 15-16 GB की होती है, तो वो जाहिर सी बात है उतने में नहीं समाता, और ना ही एक ही टाइम पे वो 80 GB की गेम को एग्जीक्यूट कर पाता है आपका प्रोसेसर। तो वो रैम में लोड होता है, जितना गेम का पोर्शन या प्रोग्राम का पोर्शन चाहिए मेमोरी में लोड होता है, और वहाँ से एग्जीक्यूट होने के लिए प्रोसेसर के पास जाता है। प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, जितना पोर्शन वो कर पाता है, बाकी रैम में वेट करता है। तो रैम से डेटा बहुत जल्दी पहुँचता है आपके प्रोसेसर के पास, बजाय के स्टोरेज के, तभी वो रैम बनाया गया बीच में। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल जो है मैं MS पेंट का एक प्रोग्राम खोल के उसमें दिखा देता हूं कि आपके बैक एंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे किस तरह होता है, फिर वापस इस तस्वीर की तरफ आते हैं। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं ये एक्स्ट्रा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड है। अगर आप लोग इसके बारे में कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बिल्ड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है थोड़ा समझ लो इसको कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे बैक एंड पे क्या होता है। ये आपका जो है मेमोरी है, रैम है। ठीक है, ये छोटा सा एक जगह बनाता हूँ यहाँ पे, ये आपका प्रोसेसर है लेट्स सपोज। ठीक है, और आपका स्टोरेज जो है वो ये रहा, ये आपका स्टोरेज है, बहुत बड़ा डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। अब क्या होता है आपका, जब भी बहुत सारा डेटा कहाँ पे होता है, स्टोरेज के ऊपर, यहाँ पर लेट सपोज ये 250 GB की स्टोरेज है, रैम अभी 15-16 होता है, और CPU का स्पीड होता है। ठीक है, ये GB भी नहीं होता, ये मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी इनकी होती है, और ये आपका स्पीड इसकी जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी प्रोसेसिंग करेगा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन। ठीक है, अच्छा, आपका प्रोग्राम यहाँ से यहाँ लोड होता है क्योंकि ये एरिया ज़्यादा फास्ट है, इसकी डिज़ाइन इस तरह है कि ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, यहाँ से जो प्रोग्राम का टुकड़ा यहाँ पे लोड हुआ है वो यहाँ से यहाँ पे पहुँचने में जल्दी पहुँचेगा, बजाय के स्टोरेज से यहाँ लाए, क्योंकि स्टोरेज इज़ वेरी स्लो। वन टाइम एक बहुत बड़ा चंक यहाँ से जहाँ जब लोड हो गया तो प्रोसेसर उस चंक में से कुछ कुछ हिस्से उठा के एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा और उसका आउटपुट आपको डिस्प्ले की सूरत में देगा, या तो स्क्रीन के ऊपर या कोई और प्रोग्राम है वहां पे स्टोर करता जाएगा। ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये काम होता है प्रोसेसर का, एग्जीक्यूट करके उसको जिस प्रोग्राम में आउटपुट में चाहिए उसको वहां भेज देगा कि ये लो भाई मैंने चला दिया, अब आपके हवाले। तो वो डिस्प्ले में चला जाता है या फिर स्टोरेज में चलाता है, दोबारा स्टोरेज में जाता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है। अब यहां रैम में जो प्रोग्राम लोड होता है वो चंक्स में जाता है, और एक प्रोग्राम तो लोड होता नहीं है, मल्टीपल लोड हो रहे होते हैं प्रोग्राम्स।
अच्छा, यहां से जो यहां प्रोग्राम पहुंचा है वो किसका काम है? वो प्रोसेस होते हैं, छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं जो कि यहां से डेटा स्टोरेज से उठा के यहां तक लाते हैं। जो प्रोग्राम आप रन करते हैं उसके बैक एंड में प्रोसेसेस जनरेट होते हैं छोटे छोटे, वो जाके डेटा लाके रैम में रखते हैं। ठीक है, फिर यहां से भी यहां तक डेटा जाना एक छोटे प्रोसेसेस का काम है। वो मेमोरी के एरियाज होते हैं जो जनरेट होते हैं, जो कि काम करते हैं बैक एंड पे। ठीक है, अब मल्टीपल प्रोग्राम यहां लोड हुए हैं तो सीपीयू का काम क्या है? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। अब जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, कोई लेट्स सपोज लिनक्स है, विंडोज है, कोई भी है, सोलारिस है, यूनिक्स, कोई भी आप चला रहे हैं, एचपी का यूएक्स चला रहे हैं, तो बैक एंड पे क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने प्रोग्राम की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद चलेगा तो दूसरों को चलाएगा ना। जब ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही हैंग हो जाएगा, दूसरे प्रोग्राम को कहां से चलाएगा? तो याद रखें, ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने फाइल्स की प्रायोरिटी दूसरे फाइलों से ज्यादा होती है हमेशा। आप कोई एडोब फोटोशॉप कोई चला रहे हैं, वो लोडेड बड़ा हैवी प्रोग्राम है, लेकिन जब एडोब का प्रोग्राम कुछ यहाँ लोड हो गया, ठीक है, रैम में काफ़ी लोड आ गया और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस भी चलने हैं, तो वो क्या करेगा? ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स को। आपका रैम ऑलरेडी फुल चल रहा है, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रोग्राम्स को लोड होना है रैम के अंदर, रैम से फिर जाएंगे कहाँ? सीपीयू में। अब जगह तो है ही नहीं, आपका एडोब फोटोशॉप या कोई और प्रोग्राम आपने हेवी चला दिया, तो इस सूरत में क्या होता है? आपने अक्सर सुना होगा स्वैप या वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने। ये कॉमन है, आपके विंडोज में भी है, मैं तुम आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पे आपके होते हैं, ये आ गया परफॉर्मेंस में, यहां पे आ गया विजुअल इफेक्ट, प्रोसेसर स्केड्यूलिंग, मेमोरी यूजेज एंड वर्चुअल मेमोरी। ये आपका वर्चुअल मेमोरी में यहां पे आ जाते हैं। ये रहा वर्चुअल मेमोरी। विंडोज में इसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, आपके लिनक्स पे इसको कहते हैं स्वैप। याद रखें, काम एक ही चीज है, नाम डिफरेंट है। मैं सिर्फ समझा इसीलिए रहा हूं कि आपको इसके कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई नहीं बताता। यहां पे आप स्वैप दिख रहा है आपको, लिनक्स में इसको क्या कहते हैं? स्वैप। विंडोज में वर्चुअल मेमोरी। ये हार्ड ड्राइव का वो पोर्शन होता है, अक्सर लोग कहते हैं जो कि एज अ रैम काम करता है, ठीक है, लेकिन वो फुली रैम होता नहीं है, एज अ हेल्पिंग स्टोरेज होता है, मेमोरी को हेल्प करने के लिए होता है। ठीक है, ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। AIX में भी है, उसमें वहां उसका नाम है पेजिंग, उसको पेजिंग कहा जाता है AIX के अंदर। स्वैप या वर्चुअल मेमोरी नहीं कहा जाता, वो चीज़ वही है, मैकेनिज्म वही है। ठीक है, ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता ही होता है, इसके बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम चलता ही नहीं है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था प्रोग्राम में कि रैम में इतनी जगह नहीं है, तो क्या करता है कि एडोब फोटोशॉप का जो प्रोग्राम था जिसकी प्रायोरिटी लो थी, ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइलों की ज़्यादा थी, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को यहाँ आना है और आगे जाना है, तो क्या करेगा वो? एडोब फोटोशॉप की कुछ फाइलों को, प्रोग्राम के पोर्शन को आपने लेट सपोज इन 80 GB में से 4 GB आपने स्वैप रख दिया या वर्चुअल मेमोरी रख दिया, तो ये जो 4 GB स्टोरेज है ना, ये इसके अंदर आप बाकी प्रोग्राम का डेटा, मतलब कि हार्ड ड्राइव का वो एरिया आप इस्तेमाल नहीं करते अपने किसी सॉन्ग्स मूवीज को मतलब कि सेव करने के लिए। वो पोर्शन रिजर्व होता है किसके लिए? स्वैपिंग के लिए। तो आप में रैम में जब जगह नहीं होगी, वो प्रोग्राम यहां स्वैप करके आएगा। ठीक है, अब आपकी जिनकी प्रायोरिटी हाई थी वो एग्जीक्यूट हो गई, जब एग्जीक्यूट हो जाएंगी अब जगह खाली दोबारा रैम में हो गई, दोबारा ये प्रोग्राम लोड होकर वापस रैम में आएगी। डायरेक्टली कहाँ नहीं जाएगी? सीपीयू के डायरेक्टली यहाँ से यहाँ उठ के नहीं जाएगी। अक्सर लोगों में कॉन्सेप्ट है कि वर्चुअल मेमोरी स्वैप से डायरेक्ट सीपीयू के पास जाएगी। नो, वापस जहाँ से आया था रैम को दो, फिर रैम से दोबारा सीपीयू की तरफ। ये होता है आपकी स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट। रैम का किस तरह काम करता है, सीपीयू किस तरह काम करता है, तो कॉन्सेप्ट इतना यहाँ तक क्लियर है आपका। ऑपरेटिंग सिस्टम जब इस तरह चलता है तो डेटाबेस भी किस तरह चलेगा? पहले प्रोग्राम कहाँ जाएगा? रैम के अंदर। स्टोरेज छोड़ के कहाँ जाएगा? रैम के अंदर। तभी ओरेकल ने अपना एक और रैम का आर्किटेक्चर डिजाइन किया कि रैम के अंदर मेरा एरिया रिजर्व करके रखो, उस एरिया में कोई दाखिल ना हो। बात क्लियर हो रही है? वो जैसे कि आपका हार्ड ड्राइव पे स्वैप रिजर्व हो जाता है, 4 GB में दिखाया था अभी, कि उस एरिया में आप कुछ और स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो स्वैप का एरिया है। इसी तरह ओरेकल का जब आप इंस्टेंस बनाते हो, ओरेकल का रैम का वो पोर्शन ओरेकल के लिए मुख्तस हो जाता है, वो एरिया घेर लेता है ओरेकल अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए। बाकी जो रैम का एरिया बचता है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को करना है करे, ये एरिया
ओरेकल के लिए। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब आते हैं ओरेकल के इंस्टेंस को समझने के लिए। इंस्टेंस रैम का वो एरिया है जो ओरेकल रिजर्व करता है अपने आप को चलाने के लिए, ठीक है। अच्छा, इंस्टेंस में दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है SGA, जो येलो कलर का आप ये टेक्सचर देख रहे हैं बैक एंड पे, ये देखो पूरा SGA, देखो SGA जिस पे लिखा हुआ है, ये येलो देखो पूरा एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर फिर छोटे छोटे डब्बे अलग हैं, उसको बाद में देखते हैं। लेकिन एक SGA है, इसको आप शेयर्ड ग्लोबल एरिया भी कहते हैं या सिस्टम ग्लोबल एरिया भी कहते हैं, लेकिन कॉमन है शेयर्ड, ठीक है, क्योंकि ये शेयर्ड एरिया है, हर यूजर आके इसको इस्तेमाल करेगा, किसी के लिए रिजर्व नहीं है। जितने भी डेटाबेस के यूजर हैं वो हर यूजर आके इसको यूटिलाइज करेगा, तो इसलिए शेयर्ड ग्लोबल एरिया है। ग्लोबल नाम ही पता चला ग्लोबल है, शेयर्ड ग्लोबल एरिया, ठीक है, SGA। पहली बात तो इंस्टेंस में एक SGA होता है और उसके अंदर मल्टीपल बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं। ये जो गोल गोल दायरे नजर आ रहे हैं आपको, ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि हार्ड ड्राइव से जब रैम में कोई चीज़ जाएगी तो प्रोसेसेस जनरेट होते हैं, उनका काम होता है कि वो प्रोग्राम को हार्ड ड्राइव से उठा के रैम में लोड करे, ऐसा ही था। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी हार्ड ड्राइव के अंदर डेटा को राइट करना और वहां से उठा के रैम में लोड करना, इस इंस्टेंस के अंदर बैकग्राउंड प्रोसेसेस ही करेंगे। बात क्लियर हो रही है? ये जो बैकग्राउंड प्रोसेस गोल गोल देख रहे हैं, ये हर एक प्रोसेस का अपना काम होगा। जब भी आप ओरेकल का डेटाबेस स्टार्ट करेंगे तो रैम के अंदर ये पोर्शन लोड होगा इंस्टेंस का, ठीक है। अब जब बंद करेंगे डेटाबेस को तो ये पोर्शन रिलीज हो जाएगा। बात समझ आ रही है? जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम चलाया तो रैम में उसके फाइल्स लोड हो जाएंगी गेम खेलने के लिए। जैसे आप एग्जिट क्विट करते हैं गेम को तो वो रैम रिलीज कर देता है। इसी तरह ओरेकल के इंस्टेंस को अप करेंगे, इंस्टेंस जनरेट हो जाएगा, रैम में एरिया रिजर्व हो जाएगा। जैसे डेटाबेस को शट डाउन करेंगे वो एरिया रिलीज हो जाएगा, ठीक है। याद रखें, रिलीज जब आप इंस्टेंस आपका पूरा शट डाउन होता है, SGA या बैकग्राउंड प्रोसेस अलग अलग से शट डाउन नहीं होंगे, आपको इंस्टेंस ही शट डाउन करना पड़ेगा। जब इंस्टेंस शट डाउन करेंगे SGA और बैकग्राउंड प्रोसेस सारे ही डाउन हो जाएंगे, ठीक है। याद रखें, ओरेकल इंस्टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ SGA एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस। ये इसकी शॉर्ट थ्योरी है और डेफिनेशन है, ठीक है। कोई पूछे ओरेकल इंस्टेंस क्या है, बोलो कि ये SGA और बैकग्राउंड प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब आते हैं डिटेल के अंदर कि ये प्रोसेसेस क्या हैं, इसके SGA के अंदर डेटा किस तरह लोड होता है, काम किस तरह करता है, ठीक है। अच्छा, ये PGA का जो एरिया है ये इंस्टेंस के थोड़े अलग ही है, इसको अलग ही डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। इसको बाद में एंड के लिए छोड़ता हूं क्योंकि ये स्पेशल है, बहुत लाडला है मेरा, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही थी ना? आई बिलीव सो, हाँ चल रही रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके डेटाबेस बफर कैशे से, ठीक है। आपका असल डेटा जो होता है ना, टेबल्स वगैरह जो हम पढ़ रहे थे, इंसर्ट, अपडेट और ये डिलीट चला रहे थे, वो टेबल्स डेटा सब यहाँ होता है। कहाँ पर? डेटा फाइल्स के अंदर। असल डेटा आपका यहाँ होता है। बात जो भी आप परफॉर्म करते हैं, DDL या DML वगैरह, तो वो डेटा के ऊपर परफॉर्म होता है, ठीक है। वो जो डेटा है वो यहाँ पर पड़ा होता है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। मतलब असल स्टोरेज जो आपका हार्ड ड्राइव के ऊपर डेटाबेस का होता है वो डेटा फाइल्स के अंदर स्टोर हो रहा होता है। जितने भी आप टेबल, व्यूज, सिनोनियम, ट्रिगर्स जो भी बनाएंगे, जो भी डेटाबेस का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो कहाँ जाके स्टोर होगा? डेटा फाइल्स के अंदर। ये बात यहाँ तक क्लियर हो रही है? ठीक है। अब डेटा फाइल्स के अंदर जब हो रहा होता है तो याद रखें, जब भी आप कोई डेटा सिलेक्ट करते हैं डेटाबेस से, सिर्फ सिलेक्ट की बात कर रहा हूं मैं अभी DML और DDL की तरफ नहीं गया हूं, मैं सिर्फ सिलेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं अभी, कि आप जब सिलेक्ट चलाते हैं तो कभी भी आपकी सिलेक्ट की क्वेरी डायरेक्ट डेटा फाइल के ऊपर नहीं जाती। आपकी सिलेक्ट की क्वेरी कभी भी डेटा फाइल के ऊपर नहीं जाती। सबसे पहले आपका एक बैकग्राउंड प्रोसेस जनरेट होता है उस यूजर के अगेंस्ट, वो रिक्वेस्ट आती है डेटाबेस के इंस्टेंस पे। कहां पर आती है? इंस्टेंस पे, क्योंकि हार्ड ड्राइव के पड़े जो पोर्शन है उनको फिलहाल कुछ नहीं पता मेरे पास क्या रिक्वेस्ट आ रही है। सिलेक्ट चलाएंगे, इंस्टेंस के पास रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। अब रिक्वेस्ट आएगी तो डेटा जो है कहां पड़ा हुआ है? डेटा फाइल्स के अंदर। वो बैकग्राउंड प्रोसेस एक और जनरेट होगा, वो जाएगा कहां से? डेटा फाइल्स के पास। जो डेटा चाहिए उन एड्रेसेस के ऊपर जाएगा, क्योंकि डेटा फाइल्स मल्टीपल होंगे। यहाँ पे डेटा फाइल्स है ना, ये 100 और 1000 भी हो सकते हैं। जहां आपके डेटा पड़ा हुआ है वो एड्रेसेस को रीड करेगा कि कहां कहां ये पड़ा हुआ है मेरे पास, उनके पास जाएगा, उनसे डेटा उठाएगा, कहां लेकर आएगा?
डेटाबेस बफर कैश में। सिर्फ सिलेक्ट की बात कर रहा हूं, चेंजेस कोई नहीं। वो डेटा उठा के लेगा डेटाबेस फाइल से, डेटाबेस बफर कैश में लोड करेगा, फिर यहां से रिटर्न करके उसको देगा। अब आप सोच रहे हैं रैम से ही कैसे रिटर्न करेगा? जाहिर सी बात है, यहां पे एक सीपीयू होगा ना, रैम पे आया वो डेटा लोड होके एग्जीक्यूट होने कहां गया? सीपीयू के पास। सीपीयू से एग्जीक्यूट होके कहां जाएगा? आउटपुट में डिस्प्ले के लिए। मैं आपको एक छोटा सा सिलेक्ट चला के दिखाता हूं। ये वर्चुअल मेमोरी को तो बंद कर दूंगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का था, समझा दिया मैंने, ठीक है, तो क्लियर है। अब एसक्यूएल डेवलपर खोल रहा हूं, जीयूआई बेस थोड़ा देख लो आप। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी। डेटा आ गया डिस्प्ले होने के लिए। बैकएंड पे क्या चला होगा? आपने जो क्वेरी चला के एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वेस्ट जैसे की, ये प्रोग्राम ने यहां से रिक्वेस्ट कहां भेजी है? ऑरेकल के इंस्टेंस के ऊपर एक बैकग्राउंड प्रोसेस जनरेट हुआ होगा, जो आ गया है उसमें मुझे बोला कि मुझे ये डेटा चाहिए। वो डेटा डेटाबेस बफर कैशे में होगा तो यहीं से मिल जाएगा, नहीं है मौजूद तो कहां जाएगा? डेटा फाइल्स के अंदर। वहां से लाके यहां बफर कैश में रखेगा, डायरेक्टली कभी नहीं देगा यहां से ये लो भाई हार्ड ड्राइव से उठाया, ये लो भाई आपके मुंह पे। नहीं 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 नहीं, ये भूल जाएं। ऐसा नहीं कि ये लो आपके मुंह पे दे दिया, नहीं मेरे भाई। रैम स्टोरेज से उठ के रैम में आएगा, रैम से फिर यहां सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, ठीक है। सीपीयू से एग्जीक्यूट होकर कहां डिस्प्ले कराएगा? आपके प्रोग्राम के ऊपर, क्योंकि आपका प्रोग्राम ये डिस्प्ले करवाने वाला है। कौन सा वाला? ये जो उसने डिस्प्ले करा दिया, एग्जीक्यूट होके यहां आके आपका प्रोग्राम पहुंच गया। लेकिन डेटा कहां पहले लोड हुआ? स्टोरेज से डेटाबेस बफर कैश के अंदर। ये बात याद रखेंगे, ये स्टेप कभी नहीं भूलें कि डेटा फाइल से डेटा उठ के कहां जाता है? बफर कैश में जाके स्टोर होता है, रैम में लोड होगा, फिर रैम से देता जाएगा। अब लेट सपोज आपने जो सिलेक्ट चलाया, कितनी लाइंस थी? इसका मैं थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं। 25 लाइनें। ये 500 मिलियन रिकॉर्ड्स भी तो हो सकते थे। 25 रिकॉर्ड को छोड़ दो, 500 मिलियन रिकॉर्ड्स भी हो सकते थे, क्योंकि टेबल छोटा था इसलिए। बड़ी टेबल में डेटा बहुत ज्यादा हो सकता है, ऐसा ही है। अच्छा, और वो 500 मिलियन रिकॉर्ड्स का साइज 1 TB है लेट सपोज। क्या आपके पास 1 TB का रैम होता है? तो आपका वो चंक्स में उठा के रैम में लोड करता जाता है, एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसर के पास जाता है, प्रोसेसर जिनको प्रोसेस करता जाता है निकाल के डिस्प्ले में फेंकता जाता है, बाकी बैकएंड से और लोड होते जा रहे हैं। आप अक्सर प्रोग्राम बड़े किस्म के खोलेंगे, टोड होता है या आपके पास इस तरह का एसक्यूएल डेवलपर, आप उसमें यूं स्क्रॉल करते हैं, फिर दूसरा डेटा लोड होता है एंड में, फिर नीचे आप स्क्रॉल करते हैं, फिर दूसरा लोड होता है। ऐसे ही पोर्शन में लोड हो रहा होता है, क्योंकि वो डेटा पोर्शंस में ही आ रहा होता है, वन गो में नहीं। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो, मजीद एग्जीक्यूशन बैक एंड पे भेजता है कि मुझे और डिस्प्ले के लिए एग्जीक्यूट कर दो। रैम में तो डेटा आ जाता है, लेकिन एग्जीक्यूशन उनके होकर डिस्प्ले होनी है, तो वो रिक्वेस्ट भेजता रहता है कि और मजीद डेटा लोड करने जाओ डेटा फाइल से। तो और जैसे स्क्रॉल बार नीचे खींचते जाते हो, मजीद वो फेंकता जाता है रिक्वेस्ट कि भाई मोर, आई नीड मोर। तो सारा डेटा डिस्प्ले के लिए उठता जाता है, बफर कैश में जाता है। बफर कैश से जो उठ के सीपीयू में चला गया, एग्जीक्यूट होकर डिस्प्ले हो गया। अब उसका बफर कैश में काम नहीं है, वो डेटा ओवरराइड कर सकता है। जो डेटा डिस्प्ले हो चुका है, अब उसको बाकी जो मजीद डेटा ला रहा है, वो जो डिस्प्ले हो चुका है प्रोग्राम का पोर्शन, तो उनके ऊपर ओवरराइड भी करता जाता है। बात समझ आ रही है? किसी का क्वेश्चन यहाँ पे कोई कंसर्न है? नहीं है, ठीक है। ये तो सिंपल सिलेक्ट का आपको मैंने बता दिया कि डेटा फाइल से उठ के बफर कैश में डेटा आ रहा होता है। इसमें कीप, डिफॉल्ट, रिसाइकल को फिलहाल भूल जाओ, सिर्फ इस पोर्शन को हम पढ़ रहे हैं, इस वाले को, ठीक है। सिलेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? डेटा फाइल से डेटा उठेगा, बफर कैश में आएगा, वहां से प्रोग्राम को डिस्प्ले की तरफ करना होगा। डिस्प्ले, अच्छा लेट सपोज मैं डिस्प्ले अब प्रोग्राम नहीं चला रहा, लेट सपोज मैंने प्रोग्राम बंद कर दिया, अब ये क्यूरी में नहीं चला रहा, अब टेबल्स में आया, ईएमपी के टेबल पे राइट क्लिक किया। अब ये देखते जाएं इस प्रोग्राम का काम। एक्सपोर्ट किया और इसको कहता हूँ कि फॉर्मेट दो मुझे CSV में, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ में दे दो, ठीक है। और इसको कहता हूँ कि ब्राउज करके डेस्कटॉप पे स्टोर कर दो इस फाइल को, file.sql करके, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट किया मैंने, क्या कह रहा है? सेविंग अ सिंगल फाइल इज नॉट सपोर्टेड फॉर एक्सपोर्टिंग बोथ DDL। अच्छा, DDL भी इसमें उठाया है कि इसने? एक्सपोर्ट DDL नहीं उठा, क्योंकि वो कह रहा है CSV में DDL नहीं उठेगा, सही है, इट्स अ कॉमन थिंग। हेडर उठा लो, चलो ठीक है, हेडर उठाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये फिनिश। प्रोग्राम ये चल चुका है, लेकिन अभी इसने डिस्प्ले में प्रोग्राम में कुछ किया नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो हुआ है, ये डिस्प्ले वाला था नहीं।
इसका क्या था कि एक फाइल बनाओ, बना दी फाइल उसने, सीपीयू ने एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले नहीं किया, सीपीयू ने उठा के स्टोरेज में स्टोर किया। आपकी रिक्वेस्ट इस तरह की थी कि एग्जीक्यूशन के बाद वो स्टोर हो, एग्जीक्यूशन के बाद उसने स्टोर कर दिया। आपको क्या कहा था मैंने, सीपीयू के अंदर डेटा आएगा, प्रोसेस होके आउटपुट जो उसका रिक्वेस्ट हुई आउटपुट टाइप उसमें भेजेगा। जैसे वो डिस्प्ले टाइप था तो डिस्प्ले टाइप पे फेंका, इसका टाइप क्या था फाइल स्टोरेज में, तो स्टोरेज में उसने फेंक दिया। आप इसमें जाके चेक करोगे, अच्छा ये प्रोग्राम खोला है, इसके अंदर आपका डेटा आ गया स्टोरेज में। तो ये एग्जीक्यूट होके ये डेटा पहले उठाया है कहाँ से, डेटा फाइल से, लोड कहाँ हुआ है, डेटाबेस बफर कैश में, बफर कैश से सीपीयू की तरफ एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूशन के बाद जिसमें आउटपुट चाहिए वहां पे चला गया। बात क्लियर हो रही है? यहां तक किसी कोई क्वेश्चन है? अब आते हैं डीएमएल की तरफ। डीएमएल में कौन कौन से, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। मर्ज की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि मर्ज इन तीनों का ही वो निचोड़ ही है, मर्ज इन तीनों में से बनता है ना, मर्ज बजाते खुद कोई कमांड नहीं है, ये हम कर चुके हैं। क्योंकि वेन मैच तो अपडेट करो या इंसर्ट करो या डिलीट करो, वेन नॉट मैच तो फिर उसमें भी अपडेट, इंसर्ट या डिलीट ही चलाओ। तो मर्ज वो था, याद है अगर आप में से कौन से लेक्चर में मर्ज के लेक्चर में कौन था? आप थे। आप लोग थोड़ा बहुत तो याद होगा ना, ठीक है। तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट पे बात करेंगे, क्योंकि मर्ज मैंने बताया कॉम्बिनेशन, हाँ ठीक है। अब आ गए हैं डीएमएल के ऊपर। डीएमएल की सूरत में क्या करेगा, वही बिहेवियर, डेटा डायरेक्ट जाके डेटा कहां, डेटा फाइल्स में चेंज नहीं करेगा। चेंजेस कहां होंगी, बफर कैश में। ऑरेकल का स्टाइल ही यही है। आप बोलोगे यार रैम में क्यों, डायरेक्ट डेटा फाइल में क्यों नहीं? करप्शन के चांसेस, अचानक आपके इलेक्ट्रिसिटी की वायर निकल गई, आपका हार्ड ड्राइव बैठ गया, राइट करते वक्त डेटा को या मैनिपुलेट करते वक्त, डिलीट चलाया, अपडेट चलाया, तो उस वक्त आपके हार्ड ड्राइव मतलब कि डिस्कनेक्टिविटी कुछ हो गई, आपका सिस्टम बैठ गया, रैम खराब हो गई है, कुछ भी हो सकता है, सिस्टम बैठ जाएगा ना। तो डेटा फाइल के अंदर क्या आ सकती है, करप्शन। तो इसलिए वो रैम में जाके काम कर रहा होता है। अब आप बोलते हो रैम के अंदर अगर लोड करके प्रोग्राम को चला रहा होता है, वहां भी तो डिस्कनेक्टिविटी के दौरान करप्शन आ सकती है, लेकिन नहीं, उसने आर्किटेक्चर अपना इस तरह डिजाइन किया है, ये अब दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं ना साइड में बने हुए, ये अपना अब रोल यहां पे अदा करेंगे करप्शन से बचाने के लिए, डेटा को ज्यादा लॉस से बचाने के लिए। ऑरेकल का डिजाइन यही है। ऑरेकल कहता भी यह है कि आप मुझे स्टोरेज दो और रिसोर्सेज दो, आपकी एक बिट का डेटा मैं लॉस करने नहीं दूंगा, एक बिट का डेटा भी लॉस करने नहीं दूंगा। आप मेरे साथ स्टोरेज पे कंप्रोमाइज करो, रिसोर्सेज पे करो, बाकी चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूं, 1 बिट का डेटा आपका लॉस नहीं होगा। ऑरेकल वो डेटाबेस। बात समझ आ रही है? अब आते हैं कि रैम में ही लोड करके क्यों करता है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करें कि डायरेक्ट हार्ड ड्राइव में मैंने बताया करप्शन आ सकती है, रैम में क्यों नहीं आएगी उसको समझे। अपने आपने एक क्या किया, एक डिलीट की कमांड चलाई, यहां अपडेट, लेट सपोज अपडेट की चला दे। अपडेट इज अ गुड एग्जांपल, जिसमें डेटा रीड भी हो रहा होता है, राइट भी हो रहा होता है। पहले तो वो डेटा वो ढूंढ के लेके आएगा जिनको चेंज करना है, वेयर की कंडीशन में जिसको आप लिखते हो तो वो डेटा फैच करके लाता है पहले, फिर उस फिल्टर, हाँ बिल्कुल फिल्टर हो जाएगा, फिर अपडेट की कमांड उनको क्या करता है, मैनिपुलेट करके चेंज करता है। दोनों हो रहे हैं, रीड भी राइट भी। तो अपडेट इज अ गुड एग्जांपल। अपडेट पे मैं 3-4 एग्जांपल्स दूंगा, बाकी आप इंसर्ट और डिलीट इजीली समझ जाओगे। आते हैं अब अपडेट की तरफ। लेट सपोज किसी ने चलाया अपडेट टेबल EMP सेट जॉब इक्वल टू क्लर्क वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल 10, जिसका डिपार्टमेंट 10 है उसको क्या कर दो, क्लर्क कर दो। यहां तक क्लियर है? वेरी सिंपल। आपको नींद आ रही है? ओके। जिसकी जॉब क्लर्क है और डिपार्टमेंट 10 है उसको चेंज कर दो, क्या कर दो, मैनेजर कर दो, लेट सपोज, ठीक है, उनको मैनेजर करते हैं। ये हमारी एग्जांपल है। डिपार्टमेंट नंबर जिसका 10 है और क्लर्क है उनको मैनेजर कर दो। ये अपडेट की क्यूरी आपने चलाई है। पहले तो जाके 10 डिपार्टमेंट नंबर में क्लर्क को ढूंढ के ले आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो ढूंढेगा उसके बाद डेटा कहां लेके आएगा, यहां से सिलेक्ट करके कहां ले आएगा, बफर कैश में। कभी भी याद रखें, सिलेक्ट हो, डीएमएल हो, कुछ भी हो, डायरेक्ट डेटा फाइल्स पर राइट नहीं करेगा। रूल नंबर 1 याद रखें, सिलेक्ट और डीएमएल में डायरेक्ट राइट नहीं करेगा, डीडीएल में करता है सिर्फ। डीडीएल में क्यों, डीडीएल में डायरेक्ट इंपैक्ट है, उसका रोल बैक याद आया, हमने पढ़ा था कि डीडीएल में रोल बैक नहीं होता।
क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट, 5 कमांड से DDL के। इनमें रोल बैक नहीं था, उसकी वजह ये कि डायरेक्ट डेटा फाइल में राइट करता है। बाकी वो जो सारे कहाँ करते हैं, रैम के अंदर, तो वहाँ पे आपके पास रोल बैक का ऑप्शन होता है। अब समझ आई वजह क्या है, ये वजह है। बात क्लियर हो रही है कि रोल बैक का आपको चांस क्यों मिलता है DML में, क्योंकि वो रैम में लाता है, डेटा को लोड करके रखता है, यहाँ चेंजेस करता है। अच्छा, अपडेट पे थे हम, डेटा जो था वो उठ के आ गया, जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में क्लर्क था वो डेटा लोड होकर कहाँ पे आ गया, बफर कैश के अंदर आ गया। सारा डेटा नहीं लेके आया पूरे टेबल का, वो जो डेटा आपने स्पेसिफिक बताया है डिपार्टमेंट 10 में क्लर्क हैं, उनका डेटा उठा के ऊपर लेके आया, और पूरा टेबल का डेटा नहीं लेके आया, मतलब कि पूरे के पूरे रोज नहीं लेके आया। लेट सपोज मैं क्वेरी लिखता हूं, ये देखिए क्वेरी को देखो, पहले समझे फिर मैं समझाता हूं डिटेल में। अपडेट EMP सेट DP सेट जॉब इक्वल टू मैनेजर, ये बता दिया कि मैनेजर कर दो। अब बताता हूं वेयर जॉब इक्वल टू क्या, क्लर्क हो, और डिपार्टमेंट नंबर क्या है, एंड DPTNO इक्वल टू 10। ठीक है, पहले तो ये डेटा उठाएगा जहां पे क्लर्क जॉब हो और डिपार्टमेंट 10 हो, और चेंज क्या कर रहा हूं, सिर्फ चेंज कर रहा हूं जॉब को। अब वो जो डेटा है, मतलब कि मैं आपको दिखा दूं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर, में यही उठाऊंगा क्योंकि यही वेयर है ना, इसमें भी यही डालो तो वही डेटा उठ के आएगा जो कि अपडेट के अंदर है। मतलब कि ये 2 लाइनों में चेंजेस आएंगी, इन 2 रिकॉर्ड्स में चेंजेस आएंगी। अच्छा, ये अब ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स जो उठ के नहीं जाएंगे, याद रखें अपडेट किसको करना है, तो जॉब का कॉलम उठेगा यहां से, पूरा का पूरा अगर रो उठाएगा। भाई अपडेट जब करना है सिर्फ जॉब के एरिया को है, तो पूरे के पूरे रो को क्यों उठाएगा, ये तो ज्यादा लोड नहीं है रैम पे। तो इसलिए जो आपने बताया कि सेट इसको करो, वो फिल्टर मैच करेगा इसके ऊपर, फिल्टर मैच हो गया। अब चेंज किसको करना है, उसने देखा जॉब को, वो जाके जॉब के एरिया को उठाएगा, कहां लोड करेगा, कैश में, डेटा बफर कैश में ले आएगा। ठीक है, और उसको चेंज करेगा, क्लर्क से क्या कर देगा उसको, मैनेजर, हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लिखते हो क्या, कमिट, ऐसे ही है। कमिट क्या करता है, दोबारा डेटा राइट, ऐसे ही आपके माइंड में चल रहा है। लेकिन नो माय ब्रदर, नो, कमिट का मतलब है कि रोल बैक का ऑप्शन ना दो। अब आपका डेटा दोनों सूरतों में राइट होता है, चाहे आप कमिट करो चाहे ना करो, डेटा फाइल में डेटा राइट हो जाता है। उसको आगे हम डिस्कस करें कब और कहां कहां कर देता है राइट। जो आपके माइंड में मिथ बनी थी, मैं समझ आपके माइंड में यही चल रहा होगा, कमिट पे डेटा राइट होगा, नो। तो उसकी कंडीशंस है, ओरेकल के आर्किटेक्चर पे बैकएंड पे 3-4 कंडीशंस हैं जिसके ऊपर वो जाके डेटा फाइल्स में डेटा राइट करता है। उनमें से कमिट भी एक वजह है, आई एग्री विद यू। और आप 2 घंटे तक कमिट नहीं करते तब भी वो जाके डेटा राइट हो जाता है डेटा फाइल के अंदर, लेकिन स्टिल यू कैन रोल बैक। ये बात याद रखें, बात समझ आ रही है। अच्छा, अब फिलहाल उस पोर्शन को भूल जाएं, कमिट वाले को फिलहाल कुछ मिनट के लिए भूल जाएं, कमिट पे हम जाते ही नहीं है। आपने जब ये चलाया अपडेट बफर कैश के अंदर, अब आते हैं दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर, डेटा यहां से उठ के यहां आ गया, जो क्लर्क थे वो उठ के आ गए यहां पे वो डेटा। अच्छा, याद रखें आपका डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस में डेटा राइट और रीड ब्लॉक्स की सूरत में होता है। किस में होता है, ये बात मत भूलना। जिसने ये बात भूली वो आर्किटेक्चर के साथ मजाक कर रहा है मेरे साथ, मैं समझाऊंगा वो मजाक कर रहा है। ये बात मेरे वर्ड्स मार्क कर लें, डेटाबेस के अंदर डेटा राइट होना ओरेकल में और रीड होना ब्लॉक्स की सूरत में होता है। किसकी सूरत में होता है, ब्लॉक्स की सूरत में। तो जो डेटा इन ब्लॉक्स में हो, ये डेटा, ये जॉब वाले ये जो एरिया जिन जिन ब्लॉक्स में होंगे वो ब्लॉक्स रीड होंगे। लेट सपोज उस ब्लॉक के अंदर क्लर्क के साथ MGR भी पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो MGR भी साथ उठ के जाएगा मजबूरन, क्योंकि वो ब्लॉक पूरा उठ के जा रहा है। और उस ब्लॉक में आधा डेटा आपके क्लर्क का एक ब्लॉक में है, एक दूसरे ब्लॉक में आधा है, तो दोनों ब्लॉक्स जाएंगे ऊपर। बात क्लियर हो रही है। वो पूरा डेटा अपने ब्लॉक्स के साथ जाएगा, जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डेटा आ रहा है वो जाएंगे, प्लस में उस ब्लॉक के अंदर कुछ और भी राइट हुआ होगा किसी और का भी, वो भी मजबूरी में जाएगा, लेकिन उस पर चेंजेस उस पोर्शन में नहीं होंगे। जिस पोर्शन में होने वहां चेंजेस करेगा, जिस पोर्शन में नहीं होने उनको छोड़ देगा। और राइट भी क्या करेगा, दोबारा वापस ब्लॉक ही करेगा।
जिस ब्लॉक को ऊपर ले गया था उसी ब्लॉक को वापस नीचे वहीं आके फिट करेगा। बात क्लियर हो रही है? मतलब कॉलम पूरा उठाएगा नहीं, कॉलम, हाँ ये इस कॉलम की बात करो, रो की बात मत करना, रो पे फड्डा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्लर्क का जो है कॉलम नहीं, जितने ब्लॉक में क्लर्क का डेटा होगा। अब देखो वही कह रहा हूँ कि कॉलम पे मत जाओ, मैंने आपको बता दिया अभी कि डेटा ब्लॉक्स पे रीड होता है। बैक एंड पे ब्लॉक्स का आर्किटेक्चर अभी हमने नहीं पढ़ा, जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा डिटेल में। अभी समझ जाओ कि जितने ब्लॉक्स में क्लर्क का डेटा होगा उतने ब्लॉक्स ऊपर जाएंगे, बफर कैश में जाके स्टोर होंगे, वहां जाएगा, वहां चेंजेस होंगे, जितना चेंज होना है उतना ही चेंज होगा। जिस पोर्शन को चेंज नहीं करना उसको छोड़ देगा वैसा का वैसा, फिर दोबारा ब्लॉक पूरा राइट करेगा। अब ब्लॉक उठ के जाएगा, क्लर्क वाले ब्लॉक्स जाएंगे, ब्लॉक, वो ब्लॉक क्लर्क में से अपडेट हो क्या हो जाएंगे, मैनेजर, वो ब्लॉक दोबारा राइट होंगे एज अ मैनेजर के डेटा के साथ। बात समझ आ गई? अब आप लोग कहेंगे कि यार गया फिर लेके आया, यहां कर देते यहीं मरते यार, जान छोड़ते हमारी, इतनी लंबी कहानी तुमने क्यों की? आ रहा है ना माइंड में कि यहां से उठ के रैम में गया, फिर वहां उसने मौत खाई, चेंजेस किए, फिर दोबारा राइट कर रहा है, तो आपने लंबी प्रोसेस कर दी भाई, ये तो आपने डिले कर दी। डायरेक्ट डेटा फाइल में ठोक देते। नहीं मेरे भाई, करप्शन के चांसेस, वही मैं बता रहा हूं। अब आते हैं कि ओरेकल बैकएंड पे क्या करता है। बफर कैश के साथ अब इंटीग्रेट करा रहा हूं रीडू लॉग बफर को। अब खेल बढ़ता जा रहा है, देख रहे हो ओरेकल आर्किटेक्चर तमाशा बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा पूरी तस्वीर को पढ़ना है, समझना है हमने। क्लास इंटरेस्टिंग है, बंदा आगे आ गया जी। तो क्या होता है आपका जो डेटा, अब यहां पे दो डेटा थे, एक वो जो ओरिजिनल था, एक वो जो चेंज हो चुका है। अब यहां पे ये थ्योरेटिकल नाम है इनके। जो डेटा ओरिजिनल था वो है बिफोर इमेज, क्या है, बिफोर इमेज है, और चेंज जो हुआ आफ्टर इमेज डेटा है। जो आफ्टर इमेज की कॉपी है ना वो जाता है रीडू लॉग बफर में। न्यू डेटा जो है जी, जो पहले था मैनेजर, बिल्कुल बिल्कुल, मैनेजर की इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, रीडू के लॉग के अंदर। और बिफोर इमेज जो डेटा है उसकी कॉपी बफर कैश में पड़ी हुई है, ठीक है। और उसकी एक कॉपी जाता है अंडू सेगमेंट के अंदर। कहां जाता है, बिफोर इमेज जो है वो अंडू सेगमेंट में चला जाता है। देखो कैसे उसने डिवाइड किया, बिफोर इमेज की कॉपी अंडू में भेज दिया, आफ्टर इमेज की कॉपी कहां भेज दिया। अगर इन केस यहां पे आपका सिस्टम बैठ गया किसी वजह से और आपने कमिट नहीं किया, दोबारा सिस्टम जब अप होगा तो कमिट नहीं था तो क्या होगा, रोल बैक होगा। रोल बैक कहां से करने जाएगा, अंडू में इसकी कॉपी पड़ी हुई है बिफोर इमेज की, वहां से उठाएगा वापस यहां पे सेव डेटा फाइल में डाल देगा कि ये लो भाई तुमने कमिट नहीं किया था, मैं अंडू से उठाकर रिवर्स कर दूंगा उसको। और अगर आपने कमिट कर दी थी, कमिट करते ही डेटा अभी तक राइट हुआ नहीं था, लेकिन उसकी कॉपी कहां चली गई, बफर कैश में चली गई थी, आफ्टर इमेज वाली। अब क्या है, कमिट हो चुका है, तो अब आफ्टर इमेज वाली आएगी, बिफोर इमेज वाली आएगी, आफ्टर इमेज वाली आएगी। वो कहां से उठेगा, आपके रीडू लॉग फाइल से, उसकी एक कॉपी यहां जाती है। अब समझ आ रही है, ये रैम में था तभी इतना आप तमाशे से बच गए हो। अगर हार्ड ड्राइव पे करते हो ये फेल्यूर आ गया तो कहां से रिवर्स होता डेटा। ना रीडू का कॉन्सेप्ट था ना अंडू का था, दो डेटा है ना, रीडू और अंडू। अंडू इज बिफोर इमेज, रीडू इज आफ्टर इमेज। देखो हर चीज के दो दो नाम है, बिफोर इमेज इज अंडू, आफ्टर इमेज इज रीडू, ठीक है। अगर रैम में ये तमाशा खेल ना करते तो क्या बच पाते आप, अंडू और रीडू जनरेट होते ना होते, आप फंस जाते, डेटा करप्ट हो जाता ड्राइव के अंदर डायरेक्टली। अब बात समझ आएगी रैम के अंदर खेल क्यों खेल रहे हैं। यही वजह है कि रिकवरी करें, लॉसेस से बचें जी। ओरेकल क्यों चैलेंज बड़ी देता है कि भाई आ जाओ रिसोर्सेज दो, मैं आपको डेटा बचाता हूं, यही वजह है। क्या चीज, अभी जा रहे हैं उसकी तरफ, जा रहे हैं, अब उसी की तरफ जाएंगे, उनसे दोस्ती बढ़ाएंगे हम। क्या कहानी आपकी बताओ आप। अब आते हैं कि बात जब कर रहे थे हम, डेटा यहां से उठ के यहां पहुंचता है, कहां से, डेटा फाइल से उठ के बफर कैश के अंदर आता है। यहां पे जब पहुंचा, जैसे ही चेंजेस किए आपने तो कमिट शमिट फिलहाल भूल जाओ, चेंजेस करते ही रीडू लॉग बफर इतना तेज है कि ये बफर कैश वेस्ट डेटाबेस बफर कैश भूल जाओ, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है इस पूरे रैम के अंदर। रीडू लॉग बफर की कैश की स्पीड सबसे ज्यादा है, ये बात याद रखें, बहुत फास्टेस्ट बफर है ये। और ये डेटा इतनी जल्दी प्रोसेस करता है, शायद कि डेटाबेस ओरेकल के अंदर कोई चीज प्रोसेस होता हो, इतना फास्ट है। इसको रिसाइकिल बफर भी कहते हैं, लेकिन आप रीडू लॉग बफर के नाम से ही याद रखें, इजी रहेगा, ठीक है।
अच्छा, अक्सर आपने तस्वीर में इसको देखा होगा, ये यहाँ पे चौकड़ी बनी हुई है, आप गूगल पे जाके देखें इसकी गोल सर्कुलेटर चक्री की तरह भी बना हुआ होगा, क्योंकि चक्री की तरह गोल घूम रहा होता है, जैसे कि व्हील घूमता है ना, जैसे आप किसी टायर को घुमाते हैं 100 की स्पीड से फिर 200 की स्पीड से घुमाते और ज़्यादा घूमता है, ये इस चक्री की तरह घूम रहा होता है स्पीड में, क्योंकि एक टाइम पे एक डेटा रीड राइट नहीं हो रहा होता, मल्टीपल ट्रांजेक्शन चल रहे होते हैं। बैंक का डेटा है, एटीएम कितने जहाँ पे कार्ड लग रहे हैं एटीएम के, हाँ आपने पैसे निकाले तो अपडेट चलेगा ना कि इतना माइनस करो, अपडेट करके न्यू वैल्यू ऐड कर दो, वहाँ पे हो रहा होता है ना। तो ये रीडू इतनी जल्दी कर रहा होता है कि आपका कुछ भी हो जाए, डेटाबेस बैठ भी जाए तो वो ट्रांजैक्शन ओके ओके रिपोर्ट आती है। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, अब जब आपका आफ्टर इमेज डेटा रीडू लॉग बफर में एक प्रोसेस लेके जाता है, मैंने क्या कहा, यहाँ पे जितने भी आपस में हैंड शेकिंग का काम होगा, यहाँ से डेटा वहाँ ले जाना, ये सर्वर प्रोसेस बैक एंड पे जनरेट होते रहेंगे। रिक्वेस्ट जैसे ही आएगी एक प्रोसेस जनरेट होगा, वो काम करके देगा। जैसे कि आपने कहा कि भाई यहाँ पे आफ्टर इमेज डेटा जनरेट हुआ, उसको जाना है किसके अंदर, तो एक प्रोसेस जनरेट होगा, वो जल्दी जाके उठा के दे देगा, ये लो अपना काम पूरा करेगा, सो जाएगा। फिर दूसरी रिक्वेस्ट आएगी, फिर एक जनरेट होगा, फिर उठा के दे देगा, फिर सो जाएगा। समझ आ रही है। एक बैकएंड में प्रोसेस जनरेट होते रहेंगे, सोते जाएंगे, जागेंगे, काम करेंगे, सोएंगे, इस तरह काम करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, आपका आफ्टर इमेज कहाँ राइट हो रहा है, रीडू लॉग बफर में, और रीडू लॉग बफर किसी का वेट नहीं करता, किसी कमिट शमिट का वेट नहीं करता, फौरन कहाँ राइट करता है डेटा, रीडू लॉग फाइल्स के अंदर, हार्ड ड्राइव में इसको आके स्टोर कर देता है। इन केस अगर आपका फेल्यूर आ जाए, कि जब भी फेल्यूर होता है तो रैम हमेशा बैठ जाती है। कंप्यूटर में शटडाउन करूंगा, रैम के अंदर जो भी अभी जो कितने प्रोग्राम खुले हुए हैं, ये देखो क्या चल रहा है, नोटपैड चल रहा है, आपका ये एसक्यूएल डेवलपर चल रहा है, पुटी चल रहा है। मैं जब कंप्यूटर को शटडाउन करूंगा तो ये जितने प्रोग्राम चल रहे हैं ये बंद हो जाएंगे, दोबारा खोलने पड़ेंगे, लेकिन हार्ड ड्राइव पे तो स्टोरेज है ना। तो याद रखें, रैम फ्लश होता है वो आपका टेम्पररी स्टोरेज है, आपका हार्ड ड्राइव परमानेंट। ठीक है, तो याद रखें रीडू लॉग बफर जल्दी जल्दी कहाँ राइट करता है डेटा, रीडू लॉग फाइल के अंदर, ताकि एक सेफ जगह पे आ जाए कि अगर रैम बैठ भी गया तो हार्ड ड्राइव में उसकी कॉपी मौजूद है। इसी तरह अंडू की कॉपी कहां होती है, अंडू में। बात समझ आ रही है। अच्छा, अक्सर जो है ना प्रायोरिटी रीडू डेटा की ज्यादा होती है अंडू से। क्यों? क्योंकि कि आप खेलने के लिए थोड़ी इंसर्ट डिलीट चला रहे होते हैं, पक्का काम करने के लिए चला रहे होते हैं ना। वो इसलिए रोल बैक कि भाई गलती हो जाए, गलती का हर कमांड में आप गलतियां करते हो क्या, नहीं, अक्सर औकात सही चीजें चला रहे होते हो। तो इसीलिए अंडू जो है, देखो यहां पे उस पर इतनी कोई जोर नहीं दिया गया। जोर कहां पे दिया जा रहा है, रीडू लॉग के अंदर, क्योंकि ट्रांजैक्शन आगे बढ़ने के लिए डेटाबेस आगे बढ़ता है, रिवर्स गियर में नहीं चलता, चलाया फिर रिवर्स कर दिया, चलाया फिर रिवर्स कर दिया। खेल रहे हो, चलाओ आगे बढ़ो ना, ट्रांजैक्शंस करो भाई। तो याद रखें, जोर इसीलिए रीडू डेटा पे ज्यादा है। तो आफ्टर इमेज डेटा जो है रीडू में जो जा रहा है वो जल्दी राइट होता है रीडू के लॉग फाइल्स के अंदर। देखो वही रीडू लॉग बफर का रीडू लॉग फाइल, अपने फाइल का उसका एक एरिया है। रीडू लॉग बफर जो है वो किसी और जगह डेटा नहीं फेंकता, सिर्फ अपना डेटा कहां फेंकेगा, रीडू लॉग फाइल्स के अंदर, जो कि हार्ड ड्राइव में पड़ी हुई है। देखो हर फाइल का कलर अलग है, अलग अलग पड़े एक दूसरे से। अब देखो यहां से डेटा रीडू लॉग बफर से रीडू लॉग फाइल के अंदर उसका एक खास प्रोसेस जनरेट होता है। देखो बैकएंड पे LGWR लॉग राइटर, लॉग राइटर दिख रहा है, देखो खास एक, देखो एरो बना हुआ है कि यहां से डेटा उठाता है, कहां राइट कर रहा है, एरो देखे, वही ग्रीन पोर्शन देखें, ये ग्रीन एरो आ रहा है ना, ये ग्रीन एरो यहां से उठाया, उसी ने ग्रीन एरो ने यहां पे राइट किया। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको दिया गया है। ये सिर्फ अपना काम करेगा, दूसरों से कंसर्न नहीं है। इसको कोई और फाइल न रिक्वेस्ट भेज सकता है न कुछ काम करवा सकता है। बात समझ आ रही है। इसको जो काम दिया गया है सिर्फ वही करेगा। एक बार ये जनरेट हुआ, सुबह शाम इसका काम ही यही है, रीडू लॉग बफर से उठा के रीडू लॉग फाइल्स के अंदर, दो अलग चीजें हैं, रीडू लॉग बफर रैम के अंदर है, रीडू लॉग फाइल्स हार्ड ड्राइव के अंदर है। और लॉग राइटर वो प्रोसेस है जो कि लॉग बफर से उठा के लॉग फाइल्स में, ये लॉग फाइल जो बोल रहा हूं रीडू की बात कर रहा हूं मैं बेसिकली, उनमें राइट करता जाता है मुसलसल, सुबह शाम लगातार धड़ाधड़ चल रहा है। क्यों? डेटाबेस में ट्रांजैक्शन चल रही है, वो भी लगातार चल रहा है। बात समझ आ रही है? यहां तक किसी कोई सवाल नहीं है? आगे नहीं जाए, बैकअप इसका कंसर्न नहीं है, मैं इसलिए इसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि इस टॉपिक के रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछे। अभी नहीं पहुंचे, प्लीज, क्यों मैं छेड़ूंगा आप तो समझ जाएंगे, बाकी को सर के ऊपर से गुजर जाएगी बात, और लेक्चर से हम हट रहे हैं। आप सब उस सब चीज़ों पे आएंगे, जो आपकी चीज़ें माइंड में जो चीज़ें हैं ना अभी,
उस सब पे आएंगे, बैकअप पे भी आएंगे। अभी बैकअप की बात ही नहीं कर रहे, अभी बात कर रहे हैं डेटा लॉस की, प्रिवेंशन की उसकी, कि बैकएंड पे किस तरह प्रिवेंट ओरेकल करता है। आप नहीं करते हो, ये खुद ब खुद सब चल रहा होता है। ये बात याद रखें, ये देख के डर मत जाएंगे यार ये सब कौन चलाएगा, ये ओरेकल खुद चलाता है मेरे भाई। आपने कुछ नहीं करना है। अब इस पे भी डिस्कस करेंगे, वो जब रीडू लॉग फाइल्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। रीडू लॉग फाइल्स के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, बात याद रखें, लेकिन उसका जब आर्काइव इनेबल करते हैं ना फिर ज़रूरत पड़ेगी। वो जब उस टॉपिक पे आएंगे बता दूंगा मैं। एक है ना आपके पास वो, ये रही तस्वीर, ये भी आएगा। ये थोड़ा इनसे हट के इसीलिए कि ये देख रहे हैं जिसमें ये जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस बने हुए नीचे गोल दायरे, इनमें कुछ ऐसे हैं जिनमें डॉट डैश डैश बने हुए, देखो इस पे डैश डैश बने हुए हैं और इस वाले पे, बाकी किसी पे डैशेस नहीं है। जिन पे डैशेस नहीं है वो इंपॉर्टेंट है, होते ही होते हैं। जिन पे डैशेस हैं वो ऑप्शनल हैं, आपके हाथ में, इनेबल करो या नहीं करो, बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होते हैं। बात समझ आई? यही बात मैं कह रहा था, ओरेकल कहता है स्टोरेज पे कंप्रोमाइज करो, इनेबल करोगे तो स्टोरेज पे आपको देना पड़ेगा। अब आते हैं दोबारा टॉपिक की तरफ। ये बात क्लियर हो गई, रीडू लॉग बफर के अंदर आफ्टर इमेज डेटा आता है, न्यू डेटा जो आता है, जो चेंजेस हो चुके हैं उनकी कॉपी कहाँ जाती है? रीडू लॉग में। जो नया डेटा क्या था? मैनेजर था। पुराना डेटा क्या था? क्लर्क था। क्लर्क जाएगा अंडू में, मैनेजर जाएगा रीडू में। ठीक है, बिफोर इमेज इज क्लर्क और अंडू में, आफ्टर इमेज है रीडू और मैनेजर था और वो रीडू में जाएगा। मैनेजर गया कहां पे? रीडू में, वो राइट हुआ यहां पर। ठीक है, जल्दी मैंने क्या कहा था, बहुत फास्ट है। लॉग राइटर राइट कर दिया इधर यहां पे, और उसकी एक कॉपी कहां गई? अंडू में। फेलियर हुआ तो कमिटेड है तो यहां से रीडू से वो डेटा यहां राइट हो जाएगा। कमिट नहीं हुआ था, फेलियर था, तो अंडू से वापस रिवर्स होगा डेटा फाइल्स के अंदर। बात क्लियर हो रही है? इसमें कोई शक शुबा तो नहीं है? देखो दोनों सूत्र में मैंने आपको बताया कि ये जनरेट इसलिए करता था कि फेलियर से आप बचे। बात क्लियर हुई कि रैम में लोड डेटा होता क्यों है? अब आपका ये सवाल क्लियर हो गया कि रैम में लोड क्यों होता है। भाई इसीलिए होता है, वजह यही है। ठीक है, और सिलेक्ट में आप बोले यार क्यों करता है भाई, को मैंने बताया था डेटा चंक्स में आ रहा होता है, टीबीज का डेटा है, तो वो वन गो में कैसे प्रोसेस करे, वो रैम में ऐसे ऐसे लोड करता जाता है, जितना आप स्क्रॉल बार नीचे करते जाते हैं वो डिस्प्ले कराता जाता है। ऐसा ही है। चले जी, अब आते हैं कमिट होता है डेटा। लेट सपोज कमिट हो गया, तो वो कमिट के बाद अच्छा अब आते हैं कि डेटा फाइल में डेटा राइट कौन करता है। अब यहां पे जो डेटा था ना वो चेंज हुआ, एक कॉपी कहां रीडू में गई, एक अंडू में गई। अब स्टिल डेटा फाइल में राइट नहीं हुआ ना। अब उसकी तरफ आते हैं, वो तो मैंने आपको दोनों बता दिया, एक कॉपी इधर गई, एक कॉपी इधर गई। फेलियर की सूरत में वहां से उठेगा, कमिटेड वहां से उठेगा, अनकमिटेड हुआ तो वहां से रिवर्स होगा। अब आते हैं कि फेलियर हुआ ही नहीं है। ठीक है, जब फेल्यूर नहीं होगा ना इधर से आएगा ना उधर से आएगा, बफर कैशे से वापस राइट हो, कहां पे होगा? डेटा फाइल्स के अंदर राइट होगा। वो कौन करेगा? डीबी राइटर। ये भी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस का खास काम यही है कि डेटाबेस बफर कैश से डेटा उठाओ, कहां राइट करो? डेटा फाइल्स के अंदर राइट करो। इसके अलावा ये कोई काम नहीं करेगा। डेटा फाइल से डेटा रीड करके ऊपर रखना ये भी नहीं करके देगा। वो बोले नहीं भाई जाओ, मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सिर्फ बफर कैश से डेटा उठा के राइट करना डेटा फाइल्स के अंदर। कभी भी तुम मुझे बोलोगे जाके रीड करके ले आओ, मेरा काम ही नहीं है। मुझे ओरेकल ने ये इंस्ट्रक्शन दिए कि डेटाबेस बफर कैश से डेटा उठाओ, कहां राइट करो? डेटा फाइल्स के अंदर। रीड का भी काम मैं आपको करके नहीं दूंगा, जाओ भाई, मैं इतना फालतू नहीं हूं, फ्री टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बहुत मसरूफ बंदा हूं। जो उसका काम है, जिस काम पे उसको लगा यार राइट करना इज मोर इंपॉर्टेंट है यहां पे। ठीक है, रीड होने के लिए क्या होगा? वही प्रोसेसेस जनरेट होंगे जो यहां से यहां लेके जा रहे थे। इसी तरह कोई प्रोसेस जनरेट होगा, डेटा फाइल्स के अंदर जाके सिलेक्ट करके ले आके यहां रखेगा। फालतू सा काम है ना, बहुत सा लेके आएगा, बफर कैश में पहुंचेगा। जब चेंजेस होंगे तो क्रिटिकलिटी यहां बढ़ गई है, अभी रीड करने जा रहा है, वो कौन सा क्रिटिकल है भाई? वो क्रिटिकल है क्या? अभी नहीं है। डेटा में चेंजेस होंगे तो करप्शन के चांसेस होंगे ना। सिलेक्ट करते हुए डेटाबेस डिस्कनेक्ट हो गया, क्या फर्क पड़ता है भाई? कौन सी करप्शन आई भाई? सिलेक्ट ही तो था। ठीक है, तो याद रखें जब डेटा उठ रहा होता तो वो डीबी राइटर का काम नहीं है, वो सर्वर का प्रोसेस जनरेट होगा, डेटा फाइल से उठाएगा, बफर कैश में लेके आएगा। ये एक फालतू काम था, वो जो कि हो जाएगा सर्वर प्रोसेस के थ्रू, कोई भी जनरेट होगा काम करके ले आएगा। असल खेल होता है जब डेटा चेंज होता है, वो डीबी राइटर का काम है। अच्छा, अब जब डेटा मैनिपुलेट हो चुका, क्लर्क से मैनेजर हो चुका, चेंज हो गया ना, अब उसको कहां राइट होना है? डेटा फाइल्स के अंदर। वो डीबी राइटर उठाएगा मैनेजर को
उन ब्लॉक्स को पूरों को, पहले ब्लॉक का यहां पे क्या था डेटा ब्लॉक के अंदर, क्लर्क, अब क्या हो चुका है, मैनेजर। तो यहां पे अब क्लर्क आपको नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, मैनेजर। और मैनेजर को राइट कहां पर होना है, डीबी डेटा फाइल्स के अंदर। अब देखें तीन चीजें चल रही हैं, एक कॉपी मैनेजर की यहां गई, न्यू डेटा, पुरानी कॉपी कहां गई, अंडू में क्या था, उसमें क्लर्क था। अब ओरिजिनल यहां पे डेटा क्या हो चुका है, मैनेजर हो चुका है। अब यहां पर बफर कैश में आपको क्लर्क नहीं मिलेगा क्योंकि वो मॉडिफाई हो चुका है। अब वो कहां पे राइट होगा, डेटा फाइल, वो डीबी राइटर उठाएगा और राइट करेगा। यहां पे एक आपको थ्योरी मिलेगी, यहां पे डीबी राइटर प्रोसेसेस राइट्स डर्टी बफर्स टू फाइल। ठीक है, अब आप बोले डर्टी बफर वो हैं जो मॉडिफाई हो चुके हैं, वो डेटा जो मॉडिफाई हो चुका है, अपनी असल सूरत में नहीं रहे, जो वो डेटा जो अपनी असल सूरत में नहीं रहा उसको डर्टी बोलते हैं। ठीक है, याद रखो, डर्टी बफर बड़े काम का है, ऐसे नहीं नाम से उसको सुनो बोला डर्टी है छोड़ दो, असल काम के डेटा वो है मेरे भाई, जो बफर चेंज ही नहीं हुआ, जिसको किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। किसी चीज को हाथ लगाते गंदा तब होता है जिसको जब हाथ लगाओ आप, मैला तब होता है ना। तो ये वो बफर के वो पार्ट हैं जिनको हाथ लगाया गया, टच किया गया है, मेले हो चुके हैं, तभी उसका नाम रखा गया डर्टी बफर। डर्टी बफर वो हैं जो मॉडिफाई हो चुके हैं और वो ही काम के होते हैं। तो याद रखें, डीबी राइटर सिर्फ कौन सा डेटा राइट करता है, डर्टी बफर जो चेंज हो चुके हैं। पहले क्लर्क था, अब क्या हो गया है, मैनेजर जी। चेंज हो चुके, अपडेटेड हो चुके हैं वही, बाकी वो टच नहीं करेगा, सिर्फ इसका यही काम है। जो बफर देखो, बहुत सारे इस डेटाबेस बफर कैश में बहुत सारे डेटा पड़ा हुआ है, कुछ सिलेक्ट का है, कुछ अपडेट का है। तो सिलेक्ट वालों को जाके टच करेगा नहीं, क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं है। वो डेटा वो है जो कि डिस्प्ले के लिए जा रहा है या किसी फाइल में स्टोर होने जा रहा है, जब इसे CSV बनाई थी हमने, वो स्टोर होने के लिए जा रहा है, डिस्प्ले कराने के लिए जा रहा है, भाई उससे से क्या लेना देना। इसका लेना देना है उनसे जिसमें चेंजेस हो चुके हैं। जो बफर के ऊपर टैग लगा हुआ है डर्टी उनको जाके उठाएगा, जिनके ऊपर डर्टी का टैग नहीं है उनको स्किप करेगा, जाओ हटो हटो हटो, दूर 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 दूर। जिनके ऊपर टैग दिखेगा डर्टी, हो अच्छा काम क्या है, उठाओ राइट करो। उनके ऊपर टैग के ऊपर उनका एड्रेसेस होते हैं कि फलानी जगह जाके राइट करो, फलानी जगह से उठ के आया था वहीं जाके राइट करो, उसी टेबल का पार्ट है उसी में जाके डालो, क्योंकि उसमें पूरी टैगिंग हुई होती है। फलाने से उठ के आया है, ब्लॉक नंबर फलाने टेबल से उठ के आया है, सब कुछ उसमें होता है। उस ब्लॉक के अंदर पूरी छोटी सी ब्लॉक के अंदर डेटा के साथ साथ उसकी मेटाडेटा इन्फॉर्मेशन भी होती है, उसकी सेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, किस हार्ड ड्राइव के पोर्शन में कहां पे राइट था ये डेटा, किस टेबल का डेटा था, वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसके साथ उठ के आती है। समझो, उसकी लेबलिंग होती है। अब कोई पार्सल किसी को आप भेजते हैं, जैसे मेरे एड्रेस पे क्यों आया है, एड्रेस लिखा था, तो उस ब्लॉक के ऊपर भी पूरी एड्रेसिंग होती है कि फलाने टेबल का डेटा था वहां से मैंने उठाया है, और फलाना ब्लॉक नंबर है, फलाने हार्ड ड्राइव के फलाने पोर्शन से लिया। हार्ड ड्राइव के सेक्टर्स होते हैं ना, उनके भी एड्रेसेस होते हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है ब्लॉक के अंदर डेटाबेस के। वो वापस फिर उधर ही लेके जाता है, भाई ये मैंने फलानी जगह से उठाया था, वहीं जाके मुझे राइट करना है, वहीं जाके राइट करता है। बात क्लियर हो रही है? डर्टी बफर्स कौन राइट करता है, डीबी राइटर। अच्छा, एक चीज और नोट करें, जिनके आगे एन लिखा होता है वो प्रोसेसेस मल्टीपल हो सकते हैं। वो आपके हाथ में है, वो कमांड चलती है, उसमें बताओ इतने प्रोसेस बनाओ। जैसे डीबी राइटर के आपने यहां पे एन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट कितने हैं 1 अप टू कितने, ये पुराना आर्किटेक्चर है। अब जो नया आया उसमें मल्टी थ्रेडिंग आई है, उसमें तो और 30 तक है मेरे ख्याल से। ये 9i का ये इमेज है, अब तो 9i क्या 23c आ रहा है, आई बिलीव 23 आ चुका है। 23 में भी दो हैं, एक C है एक I है, AI है, सॉरी I नहीं AI है, सही कह रहा है इब्राहिम। एक 23C है जैसे 19C ऐसे ही, एक 23 AI भी के नाम से भी आया है। ठीक है, तो अभी जो करंटली जो मार्केट में स्टेबल है वो 19C है, ना 21C है, ना 23C और ना ही AI है। अभी वो स्टेबल नहीं है, उनमें बग्स हैं, स्टिल बहुत सारे रिपोर्ट हो रहे हैं। तो किसी कंपनी ने ऐसा उसको ट्रस्ट करके अभी इंप्लीमेंट नहीं किया, टेस्टिंग फेज में है, बीटा फेज में है। लेकिन 19C से स्टेबल और 2029 तक उसका एक्सटेंडेड सपोर्ट चला गया, ये बात याद रखें जी। 2029 तक, पहले 27 तक था मैंने सुना, अब 29 तक ले गए उसको। तो हम बात करते हैं डीबी राइटर की। तो डीबी राइटर में मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं और आर्क एन इसके भी मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं। बाकी दूसरे लॉग राइटर एक ही होगा, चेक पॉइंट भी एक ही है, देखो एस मोन भी एक है, पी मोन भी एक है, बाकी डिस्पैचर वगैरह ये भी एक ही है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हर एक बॉक्स की इंट्रोडक्शन कराता जाऊंगा, हर एक बैकग्राउंड प्रोसेस का काम बताता जाऊंगा। ठीक है, जैसे अभी किस बैकग्राउंड प्रोसेस का काम हम समझ गए हैं, डीबी राइटर का काम समझ गए हैं, लॉग राइटर का काम समझ गए हैं।
लॉग राइटर रीडू बफर से डेटा उठाता है, फ़ौरन राइट करता है रीडू लॉग फाइल्स के अंदर आफ्टर इमेज डेटा जो है। और डीबी राइटर तब करता है जब डर्टी बफर्स मिलते हैं उसको, उनको उठाता है डेटा फाइल्स में, वो ब्लॉक्स राइट कर देता है जो कि चेंज हो चुके हैं। जो चेंज नहीं है, जो सिलेक्ट का डेटा था उनको टच नहीं करता, उसका काम है सिलेक्ट का डेटा मॉडिफाइड ही नहीं तो उसको राइट क्यों करोगे आप। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? अनडू सेगमेंट्स को भी आप समझ गए, रोल बैक के लिए यहाँ से होता है बिफोर इमेज का डेटा। डेटा फाइल्स का भी आपको समझ आ गया कि असल डेटा यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपने रीडू लॉग फाइल समझ लिया, डेटा फाइल समझ लिया, अनडू सेगमेंट्स समझ लिए, डेटा बफर कैसे समझ लिया, रीडू लॉग बफर समझ गए और डीबी राइटर भी समझ गए। ठीक है, इसको मजीद और एक्सपेंड करते हैं। इसमें 2 ऑप्शनल आपको दिख रहे हैं जी, गो अहेड। ये जो अनडू और रीडू में जो हमारी कॉपी होगी डेटा की, वो राइट डेटाबेस साइड होने के बाद वो कहाँ गई? मुर्तज़ा का क्वेश्चन था यहाँ पे कि जो कॉपी रीडू में और अनडू में पड़ी होती है उनका क्या होता है। जब आपका ओरिजिनल डेटा जो था, जो चाहिए था मॉडिफाइड, वो डेटा फाइल्स में राइट हो गया तो ना रीडू काम का अभी ना अनडू, तो वो टाइम पे फ्लश होंगे। लेकिन वो जब पढ़ाऊंगा तो पता चल जाएगा वो क्यों फ्लश होंगे, कब होंगे। वो जब रीडू पढ़ेंगे और अनडू पढ़ेंगे ना तो उसमें पता चल जाएगा आपको कब कब फ्लश होते हैं। फ्लश होते हैं क्योंकि वो जब ओरिजिनल डेटा आपका मॉडिफाई होकर डेटा फाइल में चला गया, अब आपका फेलियर की सूरत में भी ना इसकी ज़रूरत है ना उसकी ज़रूरत है, तो फिर वो ओवरराइट हो जाते हैं किसी टाइम पे मैं समझा दूंगा। ठीक है, नहीं वो ओवरराइट हो जाता है, वो ओवरराइट हो जाता है डेटा बेसिकली। जब अगर रीडू लॉग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता ना तो आप ये मुझसे सवाल ना पूछते, और माशाल्लाह आप डीबी हैं। सॉरी यार। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं थोड़ा और तमाशे को बढ़ाते हैं कि आपका चेक पॉइंट क्या है। ठीक है, चेक पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, टेल्स डीबी राइटर टू राइट डर्टी बफर्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि डीबी राइटर को यह बोलता है, इस प्रोसेस को जगाना किसका काम है, चेक पॉइंट का, कि भाई उठो डर्टी बफर्स राइट करो, उठो घर जाओ, नेपाल वाला ये सीन था क्या? कोई आप में से किसी ने मीम देखा ज़्यादा जगह, उठो घर जाओ, नेपाल में तिब्बत में लोग मर जाते हैं, शाम को उठे घर जाते हैं। याद आया कुछ? अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। चले, चेक पॉइंट जो है वो डीबी राइटर को जगाता है कि जागो, उठो और काम करो। जब तक चेक पॉइंट अकर नहीं होगा तब तक डीबी राइटर एक्टिव नहीं होगा, ये बात याद रखें। चेक पॉइंट का काम है उनको एक्टिव करना। अब आते हैं चेक पॉइंट का काम क्या है। चेक पॉइंट आपका सिंक्रोनाइज डेटाबेस की सिंक्रोनाइजेशन जो होती है ना, उसका पूरा काम चेक पॉइंट का है कि डेटाबेस का। अच्छा, लेट सपोज आपके रीडू लॉग फाइल में और अनडू में जो फाइल डेटा गया है, कैसे पता चलेगा कि वो यहाँ पे राइट हुआ है कि नहीं हुआ है? बात समझ आ रही है? वरना लेट सपोज एक मिसाल दे रहा हूँ, डेटा अनडू, एक डेटा ऐसा था जो डेटा रीडू में भी गया, अनडू में भी चला गया। अभी डेटा फाइल्स के अंदर राइट नहीं हुआ और फेल्यूर अकर हो गया। अब पता कैसे चलेगा कि फेल्यूर हुआ था तो ये डेटा फाइल में राइट हुआ कि नहीं हुआ? आया ना माइंड में सवाल? पता तो चले। अच्छा, अब इसका खेल का असल काम होता है चेक पॉइंट का और एसमोन का। अब ये दोनों पढ़ रहे हैं, एसमोन और चेक पॉइंट। एसमोन देखो क्या कह रहा है, रिकवरी एट स्टार्टअप बाय यूजिंग द ऑनलाइन रीडू लॉग्स। देखो पढ़ो, थ्योरी पढ़ो सी। रिकवरी एट स्टार्टअप, जब डेटाबेस स्टार्ट होगा तो रिकवरी करेगा बाय यूजिंग दी ऑनलाइन रीडू लॉग्स। ये है रीडू लॉग्स। इसको आगे जो ऑनलाइन का वर्ड लगाया, आप लगाओ नहीं लगाओ डजेंट मैटर, इसको ऑनलाइन रीडू लॉग ग्रुप भी बोलते हैं, रीडू लॉग ग्रुप्स भी बोलते हैं, लॉग ग्रुप्स भी बोलते हैं। नो कितना शॉर्ट कर, मतलब ऑनलाइन रीडू ये वर्ड खा जाओ, सिर्फ लॉग फाइल्स या लॉग ग्रुप्स बोलो तब भी काफ़ी है। ठीक है, तो कह रहा ऑनलाइन रीडू लॉग्स को यूज करते हुए रिकवरी करता है, क्लीन्स अप अनयूज्ड टेम्प सेगमेंट्स, कोलेक्ट्स टेबल स्पेसेस। जो टेम्पररी सेगमेंट जो हैं वो यूज में अभी नहीं है उनको भी साफ कर देता है एसमोन। ठीक है, अब टेम्पररी सेगमेंट को फिलहाल छोड़ देते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा कि टेम्पररी सेगमेंट्स हैं क्या। अच्छा, ये एसमोन का काम है पूरा काम करना। लेट सपोज अब आते हैं चेक पॉइंट की तरफ। ये तो यही काम करता है, अब इसका काम मजीद एक्सपेंड करते हैं, लेकिन पहले चेक पॉइंट को समझ लो। चेक पॉइंट क्या करता है, जब भी
आपका डेटाबेस का एक टाइमर चल रहा होता है। ये मैं दिखा देता हूँ टाइमर आप लोगों को, देख लो उसको। डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया मैंने, ये एसक्यूएल के प्रॉम्प्ट में चला गया। आप जितने भी फेमिलियर हो एसक्यूएल प्लस से तो उनको तो पता है। तो अब मैं कह रहा हूं सेट नम एफ, याद रखो एससीएन नंबर एक होता है सिस्टम चेंज नंबर। जैसे हम इंसानों के लिए ये घड़ियाल है ना, ये देख रहे हैं हम इंसानों के लिए 3:28 हुए, डेटाबेस इसको नहीं समझता। डेटाबेस का अपना एक इंटरनल टाइमर होता है जिसको बोलते हैं एससीएन, सिस्टम चेंज नंबर। क्या? उसका अपना टाइमर है। ये वो आम इंसान वाले टाइमर को नहीं समझता, वो अपने टाइमर को चला रहा होता है बैकएंड पे, उसका अपना घड़ियाल है जिसको सिस्टम चेंज नंबर बोलते हैं। अब उसको पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये देख लो। सिलेक्ट करंट सिस्टम चेंज नंबर एससीएन फ्रॉम $v डेटाबेस। उस दिन हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने $v नहीं पढ़ा था, राइट? हमने जितने पढ़े थे डीबीए यूजर्स, डीबी ऑब्जेक्ट्स, ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, याद आया? आज आप देख रहे हो $v डेटाबेस। तो इसको बोलते हैं डिक्शनरी व्यू। क्या है ये? डिक्शनरी या फिक्स्ड व्यू इसको बोलते हैं, याद रखें। जिसमें भी आगे $v का साइन आए या $GV, जिन नामों के आगे $GV साइन हो या $v हो, उनको बोलते हैं फिक्स्ड ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी व्यूज। बात क्लियर हो रही है? फिक्स्ड ऑब्जेक्ट व्यूज या डिक्शनरी व्यूज। ये आ गया इसका करंट एससीएन। कभी कभार क्या होता है, यहां पे एससीएन नंबर ना अजीब सा दिख रहा होता है, नंबर कुछ लिखा होता है, प्लस लिखा होता है, कुछ इस तरह अजीब दिख रहा होता है। ऐसे होता है कभी बार जब इसका एससीएन नंबर थोड़ा छोटा है, जब ये मिलियन और बिलियंस में आ जाता है नंबर, मतलब लाइन लंबी हो जाती है यूं यहां पर, तो फिर वो प्लस प्लस करके दिखाता है। उससे जान छुड़ाने के लिए होता है सेट नम एफ, मतलब नंबर फॉर्मेट सेट करो इस सूरत में, यूं करके आप डाल दो। उसके बाद आप चलाओगे तो फिर ये आउटपुट सही देगा। याद रखें, एससीएन चेंज करने के लिए, चेक करने के लिए हमेशा ये डाला करो। अच्छी बात है, ये गुड प्रैक्टिस है। सेट नंबर फॉर्मेट, उसमें फिर 9 की लंबी कतार डाल दो, फिर आप चलाओगे तो हमेशा नंबर में इस तरह दिखाएगा। ये प्रैक्टिस करो। अक्सर लोग क्या करते हैं, फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उसको ब्रेक करने के लिए। फंक्शन इस्तेमाल नहीं करो, बस ये फॉर्मेट सेट कर दो, ठीक है? अच्छा, अब ये सिस्टम चेंज नंबर देखो, पहले क्या था, अब क्या है, चेंज हो गया। नहीं, ये आपको लग रहा है सेकंड्स पे, जितनी उस पर ट्रांजैक्शन है जो अपने हिसाब से चल रहा होता है, आपके सेकंड विकेट में नहीं चल रहा वो। ये अगर आप सोच रहे इतने सेकंड्स, ये सेकंड्स नहीं है, ये सिस्टम चेंज नंबर है। बैक एंड पे याद रखो, डेटाबेस अपने आप को चलाने के लिए कोई प्रोसेस कर रहा होता है ना बैक एंड पे, तो वो चेंजेस जो हो रहे हैं उनको काउंट कैलकुलेट कर रहा है। बात समझ आ रहे हैं? जो चेंजेस बैक एंड पे अपने आप को चलाने के लिए जो कर रहा है ना, वो कैलकुलेट कर रहा है। चेंज हो गया। ये अच्छा, ये मैं सेकंड से जल्दी तेज चल रहा हूं, देखो सेकंड से भी तेज है ना। आपके लिए सेकंड, ये सेकंड नहीं है। बात क्लियर हो रही है? ये सिस्टम चेंज नंबर है, अपने आप को चलाने के लिए चेंजेस जो कर रहा है वो है। अच्छा, अब ये टाइमर जो है जब चलता है तो अब आते हैं चेक पॉइंट की तरफ। आपने टाइमर देख लिया ना इंटरनल। लेट्स सपोज जब आपने अपडेट चलाई उस वक्त वो टाइमर था 100 पे। अब बात को समझे, जब आपने अपडेट चलाई वो टाइमर था किस पे? 100 पे। डेटाबेस में उसने डेटा सबसे पहले वो चेक पॉइंट कहां राइट करता है? उसने अब कंट्रोल फाइल को बता दिया भाई यहां पे डेटा जब चेंज हुआ तो उस वक्त टाइमर क्या था? 100 था। उसने 100 का टैग कहां लगा दिया? कंट्रोल फाइल। और याद हो, कंट्रोल फाइल बहुत खतरनाक फाइल है डेटाबेस का, बहुत इंपॉर्टेंट। डेटाबेस का समझो किंग है, ऊपर सर रख के बैठा होता है, चेक कर रहा होता है सबको, कौन कहां है, किस सूरत में है, सबकी मॉनिटरिंग चेक कौन कर रहा होता है? कंट्रोल फाइल। हर इंफॉर्मेशन को अपने पास सेव करके बैठा होता है। हर डेटा फाइल की लोकेशन, ये डेटा फाइल जितनी है ना, 500 डेटा फाइल्स है ना, इनको सब पता है कि डेटाबेस में 500 फाइलें पड़ी हैं इस वक्त, कितने रीडू लॉग्स हैं सब पता है इसको, कहां पर हैं, कौन 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 से हैं, सब इसको पता है। ये किंग है डेटाबेस का, इसको सब पता है, सर खड़े रख के ऊपर और देख रहा है सबको ऊपर से। अच्छा ठीक है, ये कंट्रोल फाइल हुआ है। सबसे पहले जो सिस्टम चेंज नंबर राइट हुआ कहां पर हुआ है? कंट्रोल फाइल के अंदर राइट हुआ। वो 100 था। जब आपने डेटा चेंज, जब अपडेट चलाया, क्लर्क को मैनेजर किया, तो उस वक्त एससीएन का नंबर क्या था? 100 था। एग्जाम्पल की तरफ बोल रहा हूँ कि वहां पे लंबा छोटा नंबर था, कौन याद करे, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पलरी बता रहा हूँ। 100 था, तो 100 कहाँ राइट हुआ? कंट्रोल फाइल में।
फिर उसको जगाता है, बोला भाई मैंने यहां पे 100 राइट कर दिया, क्या राइट किया, उठो तुम भी अब 100 का डेटा यहां पे डेटा फाइल में राइट करो। उसने वो 100 का डेटा उठा के यहां जैसे ही राइट किया, इसने ऊपर क्या लगा दी, टैगिंग कर दी, मोहर लगा दिया कि 100 ये लो, सबमिट हो गया, तुम्हें 100 का डेटा मैंने डीबी राइटर के थ्रू दे दिया है, सबमिट हो चुका है, ये आपके ऊपर सील मोहर कर दी मैंने। बात समझ आ रही है? चेक पॉइंट का काम है कंट्रोल फाइल और डेटा फाइल्स के ऊपर टैगिंग लगाना। एक तो पहले जगाएगा किसको, डीबी राइटर को, तुम उठो डर्टी बफर तुम्हें राइट करना है, पहले जाके टैगिंग कहां करेगा, कंट्रोल फाइल में। डीबी राइटर को बोलेगा उठो टैगिंग 100 की हो चुकी है और काम करो, 100 वाला काम करके दो मुझे। वो जाएगा 100 के अगेंस्ट उठाएगा डेटा, कहां राइट करेगा, डेटा फाइल्स के अंदर। जैसे ही राइट होगा चेक पॉइंट दूसरा टैग कहां लगाएगा, 100 का डेटा फाइल्स के ऊपर। पहले तो कंट्रोल फाइल में लगाया था ना, कंट्रोल फाइल को पहली टैग 100 की लगाई कंट्रोल फाइल पे, उसके बाद जगाया किसको, डीबी राइटर को, उठो 100 का डेटा लिख के आओ। तो इसने जाके डर्टी बफर्स 100 वाले उठाए, जब SCN 100 था वो उठाया, डेटा फाइल में जैसे इसने राइट किया, बोला ओके थैंक यू वेरी मच, आपने अपना काम कर दिया। उसके ऊपर मैंने लगा दिया लेबल किसका, 100 का। ये भी हो गया 100, ये भी हो गया, दोनों सिंक्रोनाइज चल रहे हैं। 100 का डेटा 100 वाला उधर चला गया, राइट हो गया, सिंक्रोनाइज। बात क्लियर हो रही है? लेट सपोज यहां पे टैगिंग हो गई 100 की, कहां पर, कंट्रोल फाइल में। अभी डेटा इसने उसको बोला उठो तुम राइट करो, ये इतना थका हुआ था, जब इसने राइट करने से पहले ही आपका सिस्टम क्या हो गया, क्रैश कर गया। 100 की टैगिंग कहां पर मौजूद है, कंट्रोल फाइल में। डेटा फाइल में टैगिंग अभी तक, डेटा राइट होने के बाद टैगिंग होगी ना, मैंने क्या कहा था, पहले डेटा राइट होगा फिर 100 की टैगिंग चेक पॉइंट लगाता है। तो कंट्रोल फाइल 100 पे है, लेट सपोज ये 98 पे था या 99 पे था, तो मैचिंग नहीं है, और सिस्टम करके क्या, क्रैश। अब दूसरी बार जब सिस्टम अप होगा, क्रैश हुआ ना, अब अप करेंगे उसको आप, अब जब जैसे ही आप अप करेंगे, चेक पॉइंट का कोई इससे लेना देना नहीं है। आ गया भाई दादा अबू एसमोन साहब, वो बोलेंगे ये मेरा काम है, मैं देखूंगा इसको। वो बोलेगा पहले बताओ कंट्रोल फाइल तुम्हारे क्या हाल है, वो बोलेगा भाई मैं 100 पे हूं। अच्छा ठीक है, डेटा फाइल सब जितने भी 500-600 डेटा फाइल है सबको चेक करो, सबके ऊपर क्या टैगिंग होनी चाहिए, जो कंट्रोल फाइल में टैगिंग है 100 वही होने चाहिए डेटा फाइल्स के अंदर। जिनमें डेटा राइट होना था, जो जिसमें चेंजेस हुए ही नहीं, उनको तो कोई जरूरत, वो तो 100 पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, उनको तो छोड़ दो, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं है। जिन डेटा फाइल में डेटा राइट होना था 100 का, वो किस पे खड़ा हुआ है, 98 पे या 99 पे। वो बोले अच्छा जी आप कंट्रोल फाइल साहब तो 100 पे हैं, एक दो डेटा फाइल ऐसे हैं जो कि 98 या 99 पे, डेटाबेस सिंक्रोनाइज नहीं है। ये समझ जाएगा कि ये जो डेटाबेस डाउन हुआ है एबनॉर्मली हुआ है। अगर नॉर्मल होता तो दोनों क्या होते, सिंक होते, 100 और 100 होता। डेटाबेस हमेशा जब भी शटडाउन करते हो नॉर्मली, तो कंट्रोल फाइल और डेटा फाइल सारे आपस में सिंक होकर डाउन होते हैं। SCN नंबर सबका लेवल होता है 100, तो इधर भी 100 फिर डाउन होता है, वरना वो करता है 100 और 100 लगा टैगिंग करके सब कुछ फिर निकलता है, डेटाबेस को बाहर निकल जाता है। जब सिंक नहीं है, एसमोन समझ जाएगा कंट्रोल फाइल आगे है, डेटा फाइल पीछे है, डेटाबेस लास्ट टाइम जो डाउन हुआ था वो नॉर्मल नहीं था, क्लियर इंडिकेशन है भाई। फिर क्या चलेगा, रिकवरी। अच्छा अगर नॉर्मल शटडाउन हुआ था और अब करोगे सिंक है, तो एसमोन बोलेगा भाई सब कुछ ओके है, मेरी जरूरत, जाओ भाई आगे चलो, डेटाबेस आप हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहां पे मैचिंग नहीं है, ये बोलेगा भाई रिकवरी की सख्त जरूरत है डेटाबेस को। अब आके चेक करेगा किसको, यूजिंग द ऑनलाइन रीडू लॉग। रीडू लॉग में जाके चेक करेगा कि भाई क्योंकि सबसे पहले डेटा कहां राइट होता है, मैंने कहा सबसे ज्यादा फास्ट है ये, सब बाकी भूल जाओगे तुम, मैंने कहा इतना फास्ट है ये, बाकी सब भूल जाओगे। ये उसको बोलेगा भाई तुम्हारे पास कोई 100 का डेटा आया होगा, याद रखें। अब आप लोग समझ रहे थे सिर्फ इसमें रीडू लॉग में आफ्टर इमेज डेटा जाता है, उसके साथ उसकी SCN की टैगिंग भी जाती है जी। आहिस्ता आहिस्ता में खेल बढ़ता जाएगा, मैंने कहा था ना, तो हल्का मत लो ऑरेकल के डेटाबेस को, खेल और तमाशा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, तमाशे बढ़ रहे हैं। वो जो डेटा जाता था रीडू के अंदर आफ्टर इमेज, तो रीडू डेटा तो जा रहा था, उसके ऊपर उसके SCN नंबर की टैगिंग भी हो रही थी कि इस SCN के अगेंस्ट ये ट्रांजैक्शन हुआ है, 100 के अगेंस्ट। वो जाके कहां राइट हुआ है, अगर SCN नंबर की टैगिंग ना होती पता चलता, उस वक्त मैंने क्यों नहीं बताया, आप ग्रैब नहीं कर पाते। अब जहां पहुंचे हैं अब आप ग्रैब कर रहे हो, अच्छा वो SCN नंबर की टैगिंग है, ठीक है भाई हम समझ रहे हैं, जो बात जहन में बैठ रही है। अब रीडू में जो डेटा है, जो मैनेजर था उसके ऊपर टैगिंग क्या लगी है, 100 की। वो बोलेगा भाई तुम मुझे बताओ तुम्हारे पास 100 की टैगिंग जो है, मेहरबानी करके वो डेटा दो। और रीडू लॉग भी फाइल भी मल्टीपल होंगे,
एक नहीं है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है आप कितने बनाते हो। अक्सर डेटाबेस मैंने 6-7 देखे, इससे ऊपर नहीं देखे, 7 रीडू होते हैं। अब इनमें से इसको कैसे पता चलेगा कि इन 7 में से किस पे है? उनमें उनके स्टेट्स होते हैं, एक्टिव, इनएक्टिव, करंट। तो उनमें से जो करंट होगा उसके अंदर होगा, जिसमें जो राइट कर रहा था जब डेटा, तब डेटाबेस बैठ गया ना, जब राइटिंग हो रही थी डेटाबेस बैठ गया ना, तो करंट में होगा डेटा, उसको इतना पता है। इनएक्टिव, एक्टिव वाला वो टच नहीं करेगा, सीधा कहाँ जाएगा? करंट में। बोलेगा भाई तुम्हारे पास ये है, दे दो। करंट को रिक्वेस्ट करेगा, वो करंट उसको बोलेगा हाँ भाई मेरे पास 100 टैगिंग की डेटा आई है। अब बात आती है डेटा कमिटेड था या अनकमिटेड था। कमिटेड होगा तो कहां जाएगा? रीडू लॉग के पास। अनकमिटेड होगा तो फिर अंडू के पास जाएगा कि भाई मुझे रीडू से नहीं चाहिए, ये डेटा अनकमिटेड था। दोनों को चेक करेगा कि डेटा कमिटेड है, अनकमिटेड है, क्योंकि उसकी भी टैगिंग हो रही होती है कमिट अनकमिट की बैकएंड पे। ठीक है, आपके जहन में चल रहा है। लेकिन वो कमांड जब आप कमिट लिखते हो ना, उसमें सब कुछ कमिट कमांड में होता है कि ये इन एससीएन के अगेंस्ट कमिट हो रहा है। जो आप कमिट आप लिखते हो ना, उस कमिट के साथ हर एससीएन की, मतलब आपने एक अपडेट चलाया तो एससीएन 100 था, एक इंसर्ट चलाया तो उस वक्त आपका एससीएन जो था 105 था, तो वो सारी आप जब कमिट लिखते हो तो 100, 105 दोनों की इंफॉर्मेशन कमिट के साथ चली जाएगी। किसके अंदर? रीडू के अंदर, कि भाई 100 और 105 कमिट है, ये रहा उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो चेक करेगा रीडू में अगर नहीं है, बोला मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये 100 या 105 की कमिट की, फिर अंडू के पास जाएगा, अंडू कहेगा भाई ये रहा डेटा इसका, मेरे पास तो है। वो बोला भाई रोल बैक कर दो। जब कमिट वहां मिल ही नहीं रहा, कमिट नहीं चला हुआ तभी नहीं मिला ना, चलेगा तो मिल जाएगा ना। और आपने कमिट किया ही नहीं और पहले ही क्रैश कर दिया, तो आपने नहीं किया ना, मतलब कमिट। फिर अंडू से मिलेगा। फिर एसमोन को पता है डेटा मुझे कहां से उठाना है, अंडू से उठाएगा, फिर कहां राइट करेगा? ये देखो एक लंबी सी जो लाइन जा रही डॉटेड डैश 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 वाली, ये रिकवरी की है। जब भी क्रैश, जब डेटाबेस क्रैश कर जाएगा, दोबारा इसको अप करोगे, वो देखेगा कंट्रोल फाइल और डेटा फाइल सिंक नहीं है, तो डेटा रीड करने कहां गया? रीडू से। वो कमिटेड डेटा उठाया, कहां राइट करेगा? डेटा फाइल। कमिटेड होगा तो, वरना कहां से? अंडू से उठा के ही डेटा फाइल्स में पुट कर देगा। बात क्लियर हो रही है? अब आपको चेक पॉइंट का काम समझ आ गया, कंट्रोल फाइल का काम समझ आ गया। कंट्रोल फाइल का काम जो मैंने बताया चुन्नू सा काम था कंट्रोल फाइल का, जो आपको बताया। कंट्रोल फाइल के और बहुत सारे काम है, बैकअप की इंफॉर्मेशन, बैकअप की लोकेशन, उनकी रिटेंशन पॉलिसीज, बहुत तमाशे हैं दोस्त, अभी आप देखते जाओगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन लो, आगे चीज़ें जब इंट्रोड्यूस हो जाएगी, वो जो चीज़ जहाँ की वहाँ घुसती जाएगी। जैसे पहले आप रीडू ब्लॉक बफर में रीडू डेटा जा रहा था, यही सीखा था ना। अब देखो एससीएन भी घुस गया उसके साथ, एक दो चीज़ें और घुसेंगी, रुको अभी जल्दबाजी नहीं करो, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं है। अब कंट्रोल फाइल के अंदर भी एससीएन नंबर की टैगिंग आ गई ना। सिर्फ ये नहीं, पहले क्या था, डेटा फाइल के अंदर सिर्फ डेटा था, ऐसा था। अब डेटा फाइल के डेटा के साथ उसकी टैगिंग भी हो रही है एससीएन की। तो ऐसे चीज़ें तो इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं। बात क्लियर हो रही है? तो अब चेक पॉइंट में कोई सवाल? एसमोन के बारे में कोई सवाल? एसमोन मजे होते हैं, एसमोन के आराम कर रहा होता है, कोई काम नहीं। जब तक डेटाबेस डाउन हो के अप नहीं होगा, एसमोन काम नहीं करेगा। जैसे डेटाबेस अप करोगे काम करेगा। काम एसमोन का हो गया, बस चुप करके फिर बैठ जाएगा, अभी काम ही नहीं उसका। जब नेक्स्ट टाइम कोई डेटाबेस डाउन हो के अप होगा, तब चेक करेगा अपना काम। ऐसे ही वो चेक करेगा भाई क्रैश हुई थी कि नहीं। क्रैश जो है अब नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ डेटाबेस। अब डाउन करना, शट डाउन करना आपका नॉर्मली, आप खुद उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो उसमें तो वो सिंक होकर डाउन होगा। वो शट डाउन के मोड हम जब पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। यहां तक किसी कोई सवाल? मेरे ख्याल से क्लास को यहां तक रखते हैं, बहुत खुश के हजम भी कर सको ना, क्योंकि अभी इसमें बहुत चीज़ डिस्कस करनी है। ये पूरा ये ब्लॉक डिस्कस करना है, ये एरिया करना है, ये और ये देखो इसमें भी देखो डैश डैश लगे हुए ना, ये भी ऑप्शनल है। एसजीए के अंदर ये 2 पूल क्या है लिखा भी है, देखो बड़ी मजे से उन्होंने लिख भी दिया कि ऑप्शनल है, चाहे इनेबल करो चाहे ना करो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आज हमने जो पढ़ा है, लॉग राइटर है, चेक पॉइंट है, डीबी राइटर है, एसमोन है, अंडू सेगमेंट्स पढ़ लिए हमने कि अंडू में कौन सा डेटा जाता है, बिफोर इमेज जाता है। डेटा फाइल्स हमने पढ़ ली, ओरिजिनल डेटा यहाँ पे होता है। कंट्रोल फाइल्स क्या होते हैं, उनमें एससीएन की इंफॉर्मेशन राइट होती है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटाबेस चेक होती है डेटा फाइल्स के साथ। और रीडू लॉग फाइल की भी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, रीडू लॉग बफर के में से आती है, वो भी यहाँ पे पता चल गया आप लोगों को। ठीक है, मजीद इनका आपस में जो ताल्लुक है सब मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बता दूंगा। यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी का? आज की क्लास मैंने खुद अर्ली आउट की, क्योंकि और मैं मजीद डिटेल में जाऊँगा, चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। फिलहाल यहीं रोकते हैं। इस लेक्चर उस वीडियो को बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया फिट कर लो जहन में,
कन्फ्यूजन यहाँ पे ना होनी चाहिए इसके ऊपर। आज की क्लास एंड करते हैं, ठीक है।